पुलिस वाले दो तरह के लोगों से बहुत डरते हैं, घबराते हैं। दरअसल उनमें पागल किस्म के लोग होते हैं, साथ ही नशा करने वाले। जब इस तरह के लोग थाने चौकी की हवालात में पहुंच जाते हैं, वो लगातार बातचीत करते रहते हैं। उनके आसपास कोई बैठा होता है, उससे तमाम तरह के अलग अलग तरह के सवाल करना शुरू कर देते हैं। कोई पुलिस वाला आता है तो पुलिस वाले से तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। इसलिए पुलिस वाले अपने काम से डिस्टर्ब होने लगते हैं और इस तरह के लोगों से घबराते हैं। और पुलिस की कोशिश होती है कि नशेड़ी हों या फिर पागल किस्म की हों, वो पुलिस से दूरी रहें तो ज़्यादा बेहतर है। एक लड़का थाने आता है और थाने आने के बाद खड़ा हो जाता है। पुलिस वाले की उस पर नज़र पड़ जाती है। पुलिस वाला पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ। लड़का कुछ अजीब तरह की हरकत कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है, कुछ पागल जैसा लग रहा था। पुलिस वाले ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम अफवान है और मैं 6 कत्ल करके आया हूँ। जैसे पुलिस वाले ने ये बात सुनी, पुलिस वाले ने कहा कि पीकर आया क्या? उसने कहा मैं पीकर नहीं आया, नाम अफवान है और 6 कत्ल करके आया हूँ। 3 जगह हैं, तीनों जगह अगर जाओगे आप, वहाँ पर पहली जगह पर 1 लाश मिलेगी, दूसरी जगह पर 2 लाशें मिलेंगी और तीसरी जगह पर 3 लाशें मिलेंगी। कुल मिला के 6 लाशें मिलेंगी। उनमें 1 लाश उसकी गर्लफ्रेंड की है और 5 लाश उसके परिवार के लोगों की है। पुलिस वाले ने तुरंत ही जाकर अपने सीनियर अधिकारियों से ये बात बताई और सीनियर अधिकारियों ने तीनों जगह का जब नाम सुना, उसके बाद फिर वायरलेस पे सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। इसके बाद फिर कुछ ही देर में ये खबर सोशल मीडिया पर और टीवी पर तैरने लगती है। अब इस खबर के बारे में हर कोई जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार ये लड़का जो थाने पहुंचा था, कहानी क्या थी। लेकिन जिस लड़के ने जैसी ये बात बताई, वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है और पुलिस वालों ने जब उसके बारे में पता किया तो उसने भी खुद ने जहर खा लिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है गल्फ कंट्री से। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अब्दुल रहीम, जो कि स्पेयर पार्ट्स का वो काम करता है। उसका एक 23 साल का बेटा है जिसका नाम अफवान है। अफवान अपने बाप के साथ जब काम कर रहा था तो बाप का काम है स्पेयर पार्ट्स का, लेकिन कुछ दिनों से उसका काम लगातार डाउन चलने लगता है। इसलिए बताया जाता है, अगर मीडिया रिपोर्ट की माने, तो उसका बाप लगातार कर्जे में चला जाता है और कर्जे की वजह से लगभग 75 लाख रुपए के आसपास उस पर कर्जा हो जाता है। बाप और बेटे दोनों ही परेशान रहने लगते हैं। बेटा अपने बाप से कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ। उसके बाद वो इंडिया आता है। इंडिया की एक राज्य है केरल और केरल की ही एक राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम पेरूमोल होता है। पेरूमोल जाता है, अपने परिवार के साथ रहता है। छोटा भाई है उसका जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है। उससे वो बेइंतहा प्यार करता है, उसके साथ अक्सर वक्त बिताता है। आसपास के लोग जो होते हैं सबसे बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रहता है। किसी ने उसके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं सुनी। लेकिन 24 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। उसके घर से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह लगती है पेंगोंडे। पेंगोंडे पे जाता है, वहाँ उसकी दादी रहती है, नाम उसका सलमा बीबी होता है। सलमा बीबी के पास जाने के बाद अपनी दादी, जिसकी उम्र लगभग 88 साल के आसपास होती है, उनको भी पीटना शुरू कर देता है। दादी ये भी जानने की कोशिश कर रही थी कि मुझे मार क्यों रहे हो, लेकिन वो दादी को कुछ ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देता है और वो तब तक अपनी दादी को मारता रहता है, पीटता रहता है, जब तक या दादी के प्राण नहीं निकल जाते। दादी मर जाती है और वो पूरा इत्मीनान कर लेता है, तसल्ली कर लेता है, तसल्ली करने के बाद कि दादी अब पूरी तरह से मर चुकी है, अब दादी शायद विरोध नहीं कर पाएगी। दादी के गले में एक सोने की चैन होती है। सोने की चैन लेकर यहाँ से निकल जाता है, बाइक उठाता है, बाज़ार पहुँचता है। बाज़ार जाने के बाद एक किसी को वो चैन को बेच देता है और जो भी उससे पैसे मिलते हैं उस पैसे से वो बाज़ार में ही एक हथौड़ा खरीदता है। हथौड़ा खरीदने के बाद वापस वहाँ से आता है, लेकिन अब की बार वो पैगोडे में नहीं गया था, बल्कि वहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है एसनपुरम। एसनपुरम में यहीं पास में ही उसके मामा रहते हैं और मामा के घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर उसके चाचा, यानी कि उसके सगे पापा के सगे भाई का मकान होता है। नाम होता है अब्दुल लतीफ़। उम्र लगभग 58 साल के आसपास होती है। सीधा घर जाता है, हाथ में हथौड़ा होता है। हथौड़ा होने के बाद अब चाचा भी हैं और सामने चाची भी हैं। चाची का नाम शाहिदा बीबी होता है और शाहिदा बीबी और चाचा को वो तब तक मारता है जब तक क्या उनके प्राण नहीं निकल जाते। ज़्यादातर जो वार किए गए थे वो चेहरे पे किए गए थे, इसलिए चेहरे को पहचान पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ से भी इत्मीनान कर लेता है, तसल्ली कर लेता है, जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ अब चाचा और चाची इस दुनिया में रहे नहीं हैं, बचे नहीं हैं। अपनी बाइक उठाता है और बाइक उठाने के बाद यहाँ से चल देता है। लगभग कई किलोमीटर का सफ़र तय करता है और सफ़र करने के बाद सीधा अपनी माँ के पास, यानी कि अपने घर पहुँच जाता है। घर यानी कि पेरूमोल जाता है। अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। छोटा भाई होता है, वो भी आ जाता है, लेकिन छोटे भाई और माँ के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। गर्लफ्रेंड भी घर पर ही थी। उस गर्लफ्रेंड को अपने पास बुलाता है, हाथ में हथौड़ा होता है और उसको गर्लफ्रेंड को
मारना शुरू कर देता है। ऐसे ही मारता है जैसे चाची चाचा को मारा था, ऐसे ही मारता है जैसे क्या दादी को मारा था, पीट पीट कर। और जब तक गर्लफ्रेंड मर नहीं जाती, माँ आती है बीच बचाव करने के लिए, फिर माँ को भी मारना शुरू कर देता है। माँ को भी वैसे ही मारता रहता है जैसे गर्लफ्रेंड को मारता है। और इस बीच में अचानक उसका 13 साल का भाई, जिसको बेइंतहा प्यार करता है, जिसके बिना वो रह नहीं पाता था, उसको भी वो ठीक इसी तरह से मारता है। और मारने के बाद यहाँ से चला जाता है, निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले उसको नज़र पड़ती है चूहे मारने की दवाई पर। उस दवाई को लेता है और खाता है। और खाने के बाद यहाँ से नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि बेंजारा मुंडू में जाता है। और बेंजारा मुंडू में जाने के बाद वहाँ पुलिस वालों के सामने खड़ा हो जाता है। और खड़ा होने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि मैं इस तरह से 6 कत्ल करके आया हूँ, जिसमें एक गर्लफ्रेंड है, बाकी परिवार के 5 सदस्य हैं, जिसमें गर्लफ्रेंड है, उसकी दादी है, उसकी माँ है, उसका भाई है, उसकी चाची है, उसका चाचा है। इन सभी को मार के आया है। पुलिस वालों को शुरुआत में तो लग रहा था कि जैसे कोई नशेड़ी हो या फिर दिमाग से पागल किस्म का इंसान हो। लेकिन जब उसकी बातों को सुना, उसको गौर से देखा, उसके शरीर के जो कपड़े पहने हुए तो उससे खून के धब्बे लगे हुए देखे, तब पुलिस को लगा कि हाँ, यहाँ कुछ ना कुछ झोल है। उसने 3 जगह बताई थी। तीनों जगह के बारे में जैसे ही पुलिस ने सुना, पुलिस ने तुरंत ही वायरलेस कर दिया। और वायरलेस करने के बाद अब पुलिस ने उस व्यक्ति को जो पकड़ने की कोशिश की, उसे हिरासत में लेने की कोशिश की, क्योंकि वो कुछ खा के आया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और हॉस्पिटल लेने के बाद पता चलता है कि उसकी भी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ रही है। पुलिस वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने उसका उपचार शुरू कर दिया। टीम पहली जगह पहुंचती है, सचमुच उसकी दादी मिल जाती है, वो भी मरी हुई हालत में। उसके बाद फिर उसके चाचा के यहाँ पहुंचते हैं तो चाचा और चाची दोनों मरे हुए थे। उनके चेहरे पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ इस तरह से, इतने क्रूर तरीके से उसने अपने चाचा और चाची को इस तरह से मारा था। जब उसके घर पेरू मॉल में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। नाम उसका फरसाना होता है, माँ उसकी शैमी होती है और भाई उसका अफसान होता है। जब पुलिस वालों ने उनकी नब्ज़ को टटोलने की कोशिश की तो पता चलता है कि माँ शैमी जो सांसें ले रही थी, जिंदा थी और इस घटनाक्रम की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर थी, यानी कि हालत उसकी ज़्यादा ख़राब थी। वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी। उसे तुरंत ही पुलिस वालों ने एम्बुलेंस के माध्यम से जो यहाँ का त्रिवेंद्रपुरम का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर उसको भर्ती कराया। आईसीयू में भर्ती कराने के बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन जब इस बात को 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है, यानी कि 25 फरवरी 2025 आ जाता है, तब उसने आंखें ज़रूर खोली थी, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। पुलिस वालों ने बैकग्राउंड हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया। और बैकग्राउंड हिस्ट्री को खंगालने के बाद पता चलता है कि जो माँ है सैमी, जिसकी उम्र लगभग 55-57 साल के आसपास है, उसको कैंसर की बीमारी है। और वो कैंसर की बीमारी से पहले से ही जंग लड़ रही थी, लेकिन उससे वो नहीं जीत पाती, लेकिन अपने बेटे की से वो पूरी तरह से हार चुकी है और ज़िंदगी और मौत के लिए लड़ रही है। आगे भविष्य में उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, डॉक्टर तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ही पूरे घटनाक्रम की एकमात्र चश्मदीद गवाह है। उधर अफवान, उसका भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है। और ये मामला जब सोशल मीडिया वगैरह पर छा जाता है, वायरल हो जाता है, तब केरल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आईजी डीआईजी से एक बात कही कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से मामले की जांच पड़ताल करिए। और जांच पड़ताल करने के बाद देखिए कि आखिरकार मामला क्या है। लड़के ने जो कहानी बताई थी पुलिस को जाकर, उसने बताया था कि उसके पिता का गल्फ कंट्री में स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है और वो लगभग 75 लाख रुपए कर्जे में आ चुके हैं। घर वालों से जब पैसे की मदद मांगते थे तो घर वाले पैसे की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात को लेकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जब पुलिस वालों ने उसकी जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि शायद उसने ड्रग का भी इस्तेमाल किया हुआ है। ये वाकई बात सच है नहीं है, ये तो पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। साथ ही उसकी सीडीआर निकलवाई जा रही है, साथ ही इसके हर एक पहलू के बारे में बातचीत की जा रही है। क्या ये नशे का आदी था या फिर इसके पिता के पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका था? इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी नहीं है? जब एक पास में ही एक महिला चाय की दुकान चलाती है, उस महिला के पास एक मीडिया वाले पहुंचते हैं और जाकर उससे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि अफवान के बारे में आपका क्या कहना है, कैसा लड़का है? उन्होंने कहा कि वो अपने पिता के साथ रह रहा था, कुछ दिन पहले ही गल्फ कंट्री से इंडिया आया था, बहुत ही अच्छा व्यवहार, कभी भी उसको ना किसी से गलत बोलते सुना, ना ऊंची आवाज़ में बात करते सुना, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत मेहनती। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? उनको तो बिल्कुल किसी कीमत पर यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस भी एक बार को यकीन नहीं कर रही है कि वो इस तरह से 5 लोगों की हत्या कर सकता है, एक को ज़िंदगी मौत की बीच में पहुंचा सकता है। पुलिस हर एक छोटे से छोटे पहलू की बातचीत कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया और मीडिया की रिपोर्ट ये बताती है कि पिता कर्जे में है, गल्फ कंट्री में उसका बिजनेस व्यापार है, इसलिए उसने अपने परिवार के इतने सदस्यों की और गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। जब लड़की के बारे में पूछा गया कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लड़की है उसकी गर्लफ्रेंड है, कि उसको लेकर परिवार के लोगों की क्या राय है,
फरसाना की कि उससे वो शादी वादी करना चाहता था, तो शादी को लेकर तैयार थे कि नहीं थे। उसकी लड़की के पिता ने साफ साफ कहा कि हमारे तरफ से कोई एतराज़ नहीं था, हम उस लड़की से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, यहाँ लड़की का कोई मैटर ही नहीं है। पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार कत्ल का असली कारण क्या है। तो जैसे ही इस मामले में पुलिस ये हत्या का कारण स्पष्ट करेगी, मैं दूसरी कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुवैत से हैं अबरार शेख, उनकी बेटी हैं असलेहान, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही प्रियंका कुमारी हैं और गया से हैं धीरज कुमार, आज इनका भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अमीरुल हसन हैं, उनके भतीजे हैं रोहन अंसारी, जो कि रुद्रपुर के रहने वाले हैं, उनका आज जन्मदिन है। रोहन अंसारी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जयपुर से एडवोकेट मीना गहलोत हैं, अम्बेडकर नगर से हेमंत भाटी, सैदपुर से राम शाह, राहुल कुमार, खुशबू कुमारी, तारा बहादुर, सिवान से वीरेश कुमार, कृष्णा पटेल, मैनपुरी से शिवचरण लाल, सागरपुर से संदीप कुमार, मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह, मैनपुर से शैलेश कुमार, कोलकाता से आनंद विश्वास, उनका बेटा है हार्दिक विश्वास, प्रतापगढ़ से अमित सरोज, रमाशंकर यादव, ये ट्रक ड्राइवर हैं, इन्होंने इस घटना को लेकर काफ़ी अच्छा कमेंट भी किया था। गोवर्धन जसवंत सिंह है, रिंकू शर्मा, नफीस सैफी, दिल्ली से अशोक कुमार, पंचम गौतम, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।